आज हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ज़रा फोकस से सुनिएगा और इसकी डेरिवेशन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करती है तो इसमें दो तरह की एनर्जीज भी होती हैं, एक पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी काइनेटिक एनर्जी। जैसे ही हम किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच या कंप्रेस करते हैं तो वो अपनी मीन पोजीशन से दूर जाएगी, यानी वो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। ऐसे में उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट की वजह से शो होती है, यानी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन की वजह से उसमें पोटेंशियल एनर्जी आती है। और काइनेटिक एनर्जी आती है जब कोई बॉडी मूव करती है विद सम वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की वजह से काइनेटिक एनर्जी होती है। ड्यूरिंग ऑसिलेशन, जब वो मास स्प्रिंग सिस्टम ऑसिलेट करता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट हो रही होती हैं, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो रही होती हैं। और अगर फ्रिक्शन ना हो तो टोटल एनर्जी यानी टी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अब ये कंसीडर करें एक वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम है जिसमें ये मास m अटैच है, ये इसकी मीन पोजीशन पर है और ये इसकी एक एक्सट्रीम पोजीशन है जहां इसने डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी एम्पलीट्यूड कवर किया, और ये इसकी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है जहां इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट x नॉट है। अब स्प्रिंग एट मीन पोजीशन O, यहाँ पे मैं O लिखना भूल गई। अच्छा, O मीन पोजीशन पर है स्प्रिंग अगर, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर ज़ीरो होगी, यानी इसने कोई मूवमेंट नहीं की तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो और रिस्टोरिंग फोर्स भी स्प्रिंग की ज़ीरो होगी। लेकिन जब हम इस मास को मूव करें, यहाँ पर इतना डिस्प्लेस कर दें फ्रॉम पोजीशन O टू यहाँ तक ले आए, समझो A पोजीशन तक, तो यहाँ पर इसकी डिस्प्लेसमेंट x नॉट होगी, यहाँ इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स भी होगी। देखिए अब व्हेन मास इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम मीन पोजीशन O, तो डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू x नॉट, रिस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू k x नॉट, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे अब हम एवरेज फोर्स लें अगर दोनों की, यानी जो दो फोर्सेस थी, एक मीन पोजीशन पर और ये एक्सट्रीम पोजीशन पर, तो दोनों का प्लस करके और 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास इक्वेशन ये बनेगी, एवरेज फोर्स हमारे पास ये बनेगी 1/2 k x नॉट। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम वर्क देखेंगे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी होती है वो एक वर्क डन है स्प्रिंग को डिस्प्लेस करने में। तो वर्क डन ऑन द स्प्रिंग W इज इक्वल टू एफ डी होता था। F जो है वो एवरेज फोर्स है, D इज द डिस्प्लेसमेंट विच इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। एवरेज फोर्स की ये वैल्यू हमने यहाँ पुट की और x नॉट लिया और हमारे पास आया W इज इक्वल टू 1/2 k x नॉट स्क्वायर। दिस वर्क डन ऑन मास अटैच टू स्प्रिंग स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यही वो वर्क है जो स्प्रिंग में स्टोर होगा as a potential energy which is known as elastic potential energy. So at any instant where displacement is x, अब ये तो था मैक्सिमम एक्सट्रीम पे, और एनी इंस्टेंट जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट x हो तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी किसी इंस्टेंट पे हम कहते हैं 1/2 k x स्क्वायर। ठीक है, नोट ना लगाएं तो ये इंस्टेंट पे बन जाएगी। अब हम देखते हैं मीन पोजीशन पर जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट x ज़ीरो हो। अब अगर ये x की वैल्यू ज़ीरो है तो ये पूरी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो आएगी, यानी मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है। और एक्सट्रीम पोजीशन पर x इज इक्वल टू x नॉट, यानी ये मैक्सिमम आएगा, तो ऐसे में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आएगी। मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो और एक्सट्रीम पर मैक्सिमम। अब आफ्टर द रिमूवल ऑफ फोर्स, जब हम वो फोर्स रिमूव करेंगे, मास स्टार्ट्स इट्स मोशन विद वेलोसिटी v, तो वो मास जो है वो वेलोसिटी के साथ कुछ वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू करेगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये हमने कैलकुलेट की थी प्रीवियस लेक्चर्स में, v इज इक्वल टू ओमेगा x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब ये जो है ना एक्चुअल इक्वेशन है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। बुक में एक दो दफ़ा इसमें काफ़ी सारी गलतियां हैं, बार बार कभी कुछ डाल दिया कभी कुछ, और मेरा ख्याल है मैंने भी एक लेक्चर में इसके ऊपर से एक के ऊपर स्क्वायर नहीं डाला, तो उसके लिए अब वो मेरा लेक्चर भी गैलरी से डिलीट हो गया है, सो सॉरी। आप ये याद रखिएगा, इस x नॉट के ऊपर भी स्क्वायर आना है और इस x के ऊपर भी स्क्वायर आना है, दोनों के ऊपर स्क्वायर होगा तो ये इक्वेशन कंप्लीट है। खैर, अब इसमें मास स्प्रिंग सिस्टम है तो ओमेगा जो होता है वो k/m होगा, k/m अंडर रूट।
ओमेगा की वैल्यू को इस इक्वेशन में प्लेस करें तो हमारे पास वेलोसिटी की ये इक्वेशन आ जाएगी, जो कि हमारी इक्वेशन 2 है। एट एनी इंस्टेंट वेयर डिस्प्लेसमेंट इज एक्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग इज। अब वेलोसिटी हमने निकाल ली, तो इसके अकॉर्डिंग हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, और हमें पता है काइनेटिक एनर्जी की एक इक्वेशन होती है हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पे v का स्क्वायर है, हम इस v का स्क्वायर लेकर इस वैल्यू को फिर इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑफ इक्वेशन 2, इस इक्वेशन का स्क्वायर लिया तो हमारे पास ये सारा अंडर रूट खत्म हो जाएगा और इक्वेशन हमारे पास ये बन जाएगी। अब v स्क्वायर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें इस काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन में, तो हमारे पास ये ऐसे बनी है इक्वेशन, जिसमें से मास इस मास के साथ कट हो जाएगा और फाइनल इक्वेशन बनेगी एट एनी इंस्टेंट। वो भी हमने पोटेंशियल एनर्जी भी एट एनी इंस्टेंट निकाली थी, ये भी एट एनी इंस्टेंट निकाल रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 k एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों के ऊपर स्क्वायर है। अब मेन पोजीशन पर देखें, जहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, तो ऐसे में वेलोसिटी कैसी होती है, फिर हम काइनेटिक एनर्जी की चलो बात करेंगे। वेलोसिटी होती है v जो थी ये उसकी वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की इक्वेशन, इसमें अगर ये x 0 है तो भी हमारे पास ये वैल्यू आएगी। अब आपको शुरू से ये बात बार बार बता रही हूँ कि जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, मेन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और ये उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम की इक्वेशन है, इसको हम v मैक्स से डिनोट करेंगे। अब मेन पोजीशन पर ही पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, वेलोसिटी मैक्सिमम थी, दैट मीन्स मेन पोजीशन पर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो उस टाइम पे 0 है, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। अब वी मैक्स की जो ये वैल्यू है, वी मैक्स, इसकी वैल्यू हम ये वाली प्लेस करेंगे, उसमें भी उसका स्क्वायर लिया हुआ है, हम इस इक्वेशन का पहले स्क्वायर लेंगे और फिर इसमें पुट करते हैं। वी मैक्स का स्क्वायर लिया तो ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा और हमारी इक्वेशन ये बन जाएगी। अब इसको इस टोटल एनर्जी की इक्वेशन में पुट करें तो इक्वेशन बिकम्स टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m, और ये v का स्क्वायर है। इसमें से ये मास जो है अब इस मास के साथ कट हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन बनेगी टोटल एनर्जी 1/2 k x नॉट स्क्वायर। अब ये याद रखें, ये वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी थी, और मैक्सिमम वेलोसिटी आती है मीन पोजीशन पर। ये वी मैक्स और ये टोटल एनर्जी एट द एंड है मीन पोजीशन की। ठीक है, मीन पोजीशन की है। और अब आपको इतना पता है कि टोटल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों हमने यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी एक इंस्टेंट पर ली थी, किसी इंस्टेंट पर, और काइनेटिक एनर्जी भी एक इंस्टेंट पर ही ली थी, तो इसीलिए हम टोटल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी की ये वैल्यू थी, हमारे पास फाइनल इक्वेशन ये निकली थी 1/2 k x नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये पोटेंशियल एनर्जी की। अब इसको हम ओपन करें तो k एक बार इसके साथ आएगा और k एक बार ये 1/2 k एक बार इसके साथ आएगा, 1/2 k एक बार इसके साथ आएगा। तो इस इक्वेशन में ये हमारे पास ये माइनस में आ गया और ये प्लस में आ गया, तो ये और ये इक्वेशन एक दूसरे के साथ कट हो जाएंगे क्योंकि इसमें सेम इक्वेशन है। और टोटल एनर्जी हमारी 1/2 x नॉट स्क्वायर, ये वाली एनर्जी एट एनी इंस्टेंट और मीन पर का टोटल एनर्जी एग्जैक्टली सेम है। दिस शो दैट टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट एट एनी इंस्टेंट, चाहे वो मीन है या चाहे वो कोई भी पॉइंट है। मास स्प्रिंग सिस्टम में ओमेगा जो होता है वो k/m था, तो यहाँ से हम k भी निकाल सकते हैं, k इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में k की एक वैल्यू पुट की हुई है m ओमेगा स्क्वायर, तो हम इसकी एक और बना सकते हैं, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x नॉट। अब यहाँ पे बुक में एक छोटी सी मिस्टेक है कि उन्होंने गलती से इस k को भी दोबारा यहाँ पे लिखा हुआ है, जबकि वो नहीं आना। टोटल एनर्जी ऑफ ए मास स्प्रिंग सिस्टम इज कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहती है, मैंने आपको भी बताया, और टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। लास्ट पे है एनर्जी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। इसमें एक्स एक्सिस पर हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं और वाई एक्सिस पर एनर्जी। डेरिवेशन से हमने ये कैलकुलेट किया था कि मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी 0 आती है, जबकि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम,
और एक्सट्रीम पोजीशन चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आती है और काइनेटिक एनर्जी जीरो, और टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट एट एनी इंस्टेंट। अब ये अगर इसका ग्राफ है जिसमें एक्स एक्सिस पर है डिस्प्लेसमेंट, ये इसका नेगेटिव साइड है और ये इसकी पॉजिटिव, और ये सेंटर में इसकी मीन पोजीशन है, और वाई एक्सिस पर हम लेते हैं एनर्जी। तो पहले हम पोटेंशियल एनर्जी को देखें। पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पर ज़ीरो थी। ये हमारी ब्लू कलर की जो पोटेंशियल एनर्जी की कर्व है, मीन पर ज़ीरो और दोनों एक्सट्रीम पर मैक्सिमम, यानी एक्सट्रीम पर मैक्सिमम और मीन पर आते ज़ीरो और फिर मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल उसका ऑपोजिट, एक्सट्रीम पर ज़ीरो और फिर मीन पर आकर मैक्सिमम और फिर एक्सट्रीम पर ज़ीरो, और टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है, इसलिए जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा इट रिमेन्स कांस्टेंट, सो इट इज़ रिप्रेजेंटेड इन ए स्ट्रेट लाइन। ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में ही शो करेंगे और ये शो करता है कि ये टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। अब इसे बुक से देखते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। व्हेन ए बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इट possesses both potential energy as well as kinetic energy. Its potential energy is on account of its displacement from mean position and kinetic energy is due to its velocity. पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होती है और वेलोसिटी होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी। दीज एनर्जीज वेरी ड्यूरिंग द ऑसिलेशन बट द टोटल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट रिमेन्स कांस्टेंट इन द एब्सेंस ऑफ अनबैलेंस्ड फ्रिक्शनल फोर्सेस। यानी टोटल एनर्जी कांस्टेंट ही रहेगी जब कोई फ्रिक्शनल फोर्स ना हो। इन केस ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम एज शोन इन फिगर, अब इसकी भी लेबल नहीं है लेकिन आप कोशिश कीजिए डायग्राम के नीचे भी लेबल लिखा करें और बाद में उसको फिगर को भी जितने रिक्वायर्ड लेबल्स हैं वो लगाएं। When the mass is displaced from its mean position O, then there is restoring force F, whose value is 0 at mean position when x is 0, and its value is maximum at either extreme position where x is equal to x naught. मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो रिस्टोरिंग फोर्स भी ज़ीरो है और इसकी वैल्यू मैक्सिमम आती है किसी भी एक एक्सट्रीम पर जहाँ पर x जो होगा वो x नोट के इक्वल होगा। एवरेज दस द एवरेज वैल्यू ऑफ फोर्स फ्रॉम द मीन पोजीशन टू द एक्सट्रीम पोजीशन। यहाँ पे एवरेज वैल्यू जो है वो जनरल इक्वेशन लिखी हुई है, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट जब ज़ीरो था तब फोर्स और जब डिस्प्लेसमेंट x नोट था तब फोर्स लेकर फिर एक इक्वेशन हमने डिराइव की एवरेज वैल्यू की। When the spring is stretched to its maximum displacement x naught, work is done on the spring which is given by, ये W is equal to FD वाली इक्वेशन के जरिए हमने वर्क कैलकुलेट किया। This work done on the mass attached to a spring is stored in terms of potential energy called elastic potential energy. जो वर्क है वो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर होगा और उसको स्प्रिंग की वजह से हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हैं। So we have the expression for potential energy at any instant x given as, ये किसी इंस्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी हो गई। It is clear from equation that potential energy of oscillator is 0 at x is equal to 0, यानी मीन पोजीशन पर जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। एंड मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू x नॉट, जब यानी एक्सट्रीम पोजीशंस होगी वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। एंड द टोटल एनर्जी इज इंटायरली इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, एक्सट्रीम पोजीशन पर टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ही होगी। After the removal of force, the mass attached to spring starts its motion with velocity v, as the instantaneous velocity of v of the mass executing simple harmonic motion is given by, ये इक्वेशन हम पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमने कैलकुलेट की हुई है, उसमें ओमेगा की वैल्यू मास स्प्रिंग सिस्टम में k ओवर m अंडर रूट है, तो इक्वेशन हमारे पास ये आ जाएगी 14.24। वेलोसिटी की इस इक्वेशन का स्केयर लेंगे और उसको काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन में पुट करते हैं जो कि होती थी 1/2 mv स्केयर। तो वेलोसिटी की इक्वेशन से हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन बुक इससे पहले मीन पोजीशन पर वेलोसिटी कैलकुलेट करती है जो हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। एट मीन पोजीशन x इज इक्वल टू 0 द मास गेट्स मैक्सिमम वेलोसिटी, यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम पहले कैलकुलेट कर ली है। अब hence at any instant where the displacement is x, the kinetic energy of mass attached to a spring is given by, यहाँ से हमें काइनेटिक एनर्जी की वो इक्वेशन मिल जाएगी। लेकिन ये हमने मीन पोजीशन की नहीं ली, यहाँ पे इक्वेशन वेलोसिटी की प्रीवियस वाली ली है जो 14.24 थी, पिछले पेज पर थी। तो मेरा तो यही कहना है कि आप मीन पोजीशन की ये वेलोसिटी बाद में लिखें काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन डिराइव करने के बाद। एट मीन पोजीशन
आगे देखते हैं एट मीन पोजीशन x इज इक्वल टू 0, जहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 था वहाँ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी 0 थी बट वेलोसिटी मैक्सिमम है। तो वेलोसिटी मैक्सिमम है तो टोटल एनर्जी इज इंटायरली काइनेटिक एनर्जी। एक्सट्रीम पर टोटल एनर्जी इंटायरली पोटेंशियल एनर्जी थी और मीन पोजीशन पर टोटल एनर्जी इंटायरली काइनेटिक एनर्जी है। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी करके हम उसको टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। द टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट डिस्प्लेसमेंट x, सो वी कैन राइट इट। इसके बाद हमारी फाइनल इक्वेशन जो आती है 14.29, ये आती है टोटल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट। फ्रॉम इक्वेशन 14.23, 14.27 and 14.28. It is proved that total energy of mass spring system is constant and is directly proportional to the square of the amplitude of oscillation. हर बार टोटल एनर्जी की वैल्यू चाहे वो किसी मीन पोजीशन पर थी, किसी इंस्टेंट पर थी या एक्सट्रीम पोजीशन पर थी, इसमें टोटल एनर्जी कांस्टेंट ही आती है। दिस स्टेटमेंट of conservation of energy is equally valid for all bodies executing simple harmonic motion. When kinetic energy of mass is maximum, mass passes through the center of oscillation. The potential energy of mass spring system is 0, where x is equal to 0. Conversely, when the potential energy of spring is maximum, the mass is at its extreme position on either side and kinetic energy of the mass is 0. यानी एक्सट्रीम पोजीशंस पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आएगी और सेंटर पर जाकर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम आ जाती है, यानी जीरो आ जाती है और पोटेंशियल एनर्जी इसका ऑपोजिट है। द एनर्जी ऑसिलेट्स बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बट देयर सम रिमेन्स कांस्टेंट। दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय प्लॉटिंग ए ग्राफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन। ऑसिलेशन या वाइब्रेशन दो तरह की होती हैं, फ्री और फोर्स्ड। फ्री ऑसिलेशन नाम से ही पता चल रहा है जिसमें बॉडी खुद अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करे, और फोर्स्ड ऑसिलेशन वो जिसमें बॉडी कुछ एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वाइब्रेट करे। फ्री ऑसिलेशन, ए बॉडी इज सेड टू बी एग्जीक्यूटिंग फ्री वाइब्रेशंस इफ it oscillates with its natural frequency without the interference of external force। हर बॉडी की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है जिससे वो वाइब्रेट होती है। इसमें एग्जांपल लेते हैं सिंपल पेंडुलम की। अगर पेंडुलम को उसकी मेन पोजीशन से एक बार डिस्प्लेस कर कर छोड़ दिया जाए तो वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करेगा। अब ऐसा है कि फ्री ऑसिलेशन में भी हमें बॉडी को एक बार यानी वन टाइम हम उसको उसकी मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करते ही हैं, जिसके बाद वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर आती है। लेकिन लिखते हुए इसको हमेशा यही लिखा जाता है विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। अब सिंपल पेंडुलम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है उसकी लेंथ पर। फ्रीक्वेंसी के इस फार्मूला से तो आप वेल नोन है, जिसमें फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स रिलेशन है लेंथ के साथ। जब पेंडुलम की लेंथ लार्ज होगी तो फ्रीक्वेंसी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन इट्स लेंथ। फ्री ऑसिलेशन में टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट रहेगा अगर कोई रेजिस्टेंस फोर्स ना हो। फोर्स्ड ऑसिलेशन, इफ फ्रीली ऑसिलेटिंग सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल फोर्स, यानी यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो गई, देन फोर्स्ड वाइब्रेशंस विल टेक प्लेस। जैसे ए स्विंग स्ट्रक रिपीटेडली, अब अगर एक झूले को बार बार स्ट्रक किया जाए तो वो एक फोर्स्ड ऑसिलेशन होती है। अब पहले हम कुछ फ्री और फोर्स्ड ऑसिलेशंस की एग्जांपल देख लेते हैं। पहले फ्री की देख लेते हैं फिर फोर्स की देखेंगे। फ्री ऑसिलेशंस जिसमें बॉडी हमेशा अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है, जैसे गिटार का स्ट्रिंग। अब ये स्ट्रिंग को भी एक बार अगर स्ट्रिंग को जो है खींचा जाए तो उसके बाद वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है। दूसरा है बेल रिंगिंग। अब बेल ये वाली बेल है जो ये होती थी डूम शेप, पता नहीं अब तो ये कहीं देखी भी होंगी या नहीं, जिसमें ऐसे ये बेल होती है लाइक मंदिर में जो बेल होती है। अगर हम इसको एक बार ऐसे रिंग करें तो ये अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है। एटॉमिक ऑसिलेशंस, एटम के अंदर पार्टिकल भी अपनी मेन पोजीशन के अराउंड फ्रीली ऑसिलेट करते हैं अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर। ब्रिज वाइब्रेशन,
जब हवा से ब्रिज डिस्टर्ब हो जाए तो वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर कुछ देर वाइब्रेट करता रहता है। बिल्डिंग स्वे, जब अर्थक्वेक एक बार बिल्डिंग को स्ट्राइक करता है तो उसके बाद बिल्डिंग अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर स्वे करती है। फोर्स्ड ऑसिलेशन में देखते हैं, विद ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स होती है, द वाइब्रेशन ऑफ ए फैक्ट्री फ्लोर कास्ड बाय रनिंग ऑफ हैवी मशीनरी। हैवी मशीनरी कंटिन्यूसली रन हो रही है, ये एक्सटर्नल फोर्स काज करती है जिसकी वजह से फैक्ट्री फ्लोर वाइब्रेट करता है। सेकेंड एग्जाम्पल है लाउड म्यूजिक प्रोड्यूस्ड बाय साउंडिंग ऑफ वुडन बोर्ड्स ऑफ ए स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट वो वाले जैसे गिटार कह लें, वायलिन कह लें, ये इनके स्ट्रिंग के बाद नीचे जो होता है एक बोर्ड लगा होता है। अब ये स्ट्रिंग जो है जैसे ही स्ट्राइक होगा इसके बाद उसके जो लगा हुआ बोर्ड है उसमें भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। इस स्ट्रिंग की वजह से बोर्ड के अंदर फोर्स्ड वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई जिससे लाउड म्यूजिक प्रोड्यूस होता है। Free and forced oscillation. A body is said to be executing free vibrations if it oscillates with its natural frequency without the interference of an external force. जब बॉडी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही है विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। फॉर एग्जाम्पल ए सिंपल पेंडुलम शोन इन फिगर वाइब्रेट्स फ्रीली विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी दैट डिपेंड्स ओनली अपॉन इट्स लेंथ व्हेन इट इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। In free oscillations, the total energy of the body remains constant, that is, energy is conserved. As we are assuming in the absence of resistance force, the amplitude of the oscillation remains constant. फ्री ऑसिलेशन में टोटल एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है और एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट रहेगा अगर उसमें कोई रेजिस्टिव फोर्स ना हो। यहाँ से आगे जो है ये फोर्स ऑसिलेशन की डेफिनेशन है। इफ ए फ्रीली ऑसिलेटिंग सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल फोर्स देन फोर्स्ड वाइब्रेशन विल टेक प्लेस सच एज व्हेन स्विंग इज स्ट्रक रिपीटेडली then forced vibrations are produced as shown in figure 14.13. The vibrations of a factory floor caused by the running of heavy machinery are an example of forced vibration. जब हैवी मशीनरी के रन होने से फैक्ट्री का फ्लोर कंटिन्यूसली वाइब्रेट होता है तो वो एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, इसको फोर्स वाइब्रेशन या फोर्स ऑसिलेशन कहते हैं। अनदर एग्जांपल ऑफ फोर्स वाइब्रेशन इज लाउड म्यूजिक प्रोड्यूस्ड बाय साउंडिंग वुडन बोर्ड ऑफ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स। जो स्ट्रिंग वाले इंस्ट्रूमेंट जैसे गिटार या वायलिन है उसकी वजह से जो वुडन बोर्ड पर साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो एट द एंड लाउड म्यूजिक प्रोड्यूस करता है, वो भी एक फोर्स ऑसिलेशन है। इसके बाद ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन का पॉइंट, ये सारी एग्जांपल हैं फ्री ऑसिलेशन की। गिटार स्ट्रिंग, बेल रिंगिंग, एटॉमिक ऑसिलेशन, ब्रिज वाइब्रेशन एंड बिल्डिंग स्वे, दे आर एग्जांपल्स ऑफ फ्री ऑसिलेशंस। आगे हमारा टॉपिक है डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड का मतलब होता है कम करना, किसी चीज़ का ग्रेजुअली डिक्रीज करना। The oscillations with decreasing amplitude in the presence of various resistive forces are called damped oscillations। यानी बहुत सारे resistive forces के presence में amplitude का कम हो जाना। The resistive forces are called damping forces। इन resistive forces को हम damping forces कहते हैं और ये हो सकती हैं air resistance, friction, water resistance या oil resistance। Ideal free oscillation होती है, ये आपको पता होना चाहिए कि आइडियल ऑसिलेशन तब होती है, जैसे मास स्प्रिंग सिस्टम ले लें या सिंपल पेंडुलम ले लें, उसमें हम कहते थे कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहे, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहे, यानी वहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस ना हो तो हम कहेंगे वो आइडियल ऑसिलेशन है। लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, वहाँ पर डैम्पिंग फोर्सेज ये वाली कोई फोर्सेज आती हैं जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी भी डिक्रीज़ करती है और एम्पलीट्यूड भी डिक्रीज़ हो जाता है। तो प्रैक्टिकली हम कहते हैं कि डैम्पिंग फोर्सेज कॉज करती हैं टोटल एनर्जी और एम्पलीट्यूड को कंटिन्यूसली डिक्रीज करती है जिसकी वजह से बॉडी कम्स टू रेस्ट। इसमें एनर्जी जो होगी वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू हीट एंड साउंड। एग्जांपल्स में अगर देखें तो ए गर्ल स्विंगिंग ऑन ए स्विंग, अगर स्विंग है तो उसमें डैम्पिंग होगी जिसके बाद स्विंग ऑसिलेट्स विद स्मॉलर एंड स्मॉलर एम्पलीट्यूड एंड इवेंचुअली स्टॉप्स। दूसरी है सिंपल पेंडुलम। अगर हम सिंपल पेंडुलम की फ्री ऑसिलेशन देखें तो वहाँ पर भी डैम्पिंग होगी, एम्पलीट्यूड डिक्रीज करेगा ग्रेजुअली और फिर एट द एंड एम्पलीट्यूड ज़ीरो हो जाएगा।
और थर्ड जो बुक में एग्जांपल लिखी है कि टचिंग एंड ऑसिलेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क विद आवर फिंगर, यानी एक ट्यूनिंग फॉर्क को अगर फिंगर से टच करें तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी डैम्पिंग की वजह से ऑसिलेशन बंद कर देगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन अगर देखें तो ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान ग्राफ होता है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट जो है इन दोनों एक्सट्रीम्स पर मैक्सिमम होती है। अब डैम्पिंग फोर्सेस की वजह से टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट पहले मैक्सिमम थी, फिर वो कम होती जाएगी और कम होते होते ज़ीरो पर आ जाती है। अगर टाइप्स ऑफ डैम्पिंग देखें, सबसे पहले है लाइट डैम्पिंग। पहले हम डैम्पिंग की एग्जांपल्स देखेंगे जिसके साथ उनकी ये डैम्पिंग की टाइप ज़्यादा अंडरस्टैंड हो जाएंगी। लाइट डैम्पिंग यानी ए स्विंग इन प्लेग्राउंड। तो स्विंग को देख के पता चलता है कि वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता इसकी एनर्जी रिड्यूस होती है, इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है। तो लाइट डैम्पिंग वो डैम्पिंग है इन विच इट ग्रेजुअली रिड्यूसेस एनर्जी एंड एम्पलीट्यूड। हैवी डैम्पिंग, इसकी एग्जांपल में अगर देखें तो ए पेंडुलम सबमर्ज्ड इन थिक ऑयल। अगर पेंडुलम को थिक ऑयल में सबमर्ज्ड करके ऑसिलेट करवाया जाए तो वो बहुत जल्दी अपनी रेस्ट पोजीशन पर आ जाएगा, क्योंकि ऑयल भी एक रेजिस्टेंस उसको प्रोवाइड करेगा जिसकी वजह से उसकी ऑसिलेशन या एम्पलीट्यूड जो होगा वो डिक्रीज होता जाएगा। इट टेक्स लॉन्गर टाइम बिफोर द बॉडी कम्स टू रेस्ट। अब यहाँ पे लिखा है लॉन्गर टाइम, इस बात की समझ आपको नेक्स्ट इसकी टाइप पढ़ने से ज़्यादा अच्छी आएगी, तो उसके बाद बताती हूँ। क्रिटिकल डैम्पिंग थर्ड टाइप, इसकी एग्जांपल है शॉक अब्जॉर्बर्स इन द कार के सस्पेंशन सिस्टम में शॉक अब्जॉर्बर्स लगे होते हैं। जब भी कोई झटका आता है तो कार के स्प्रिंग जो होते हैं वो एक झटके के बाद उसको ज़्यादा पर ऑसिलेट करवाते हैं, लेकिन शॉक अब्जॉर्बर का काम है कि विद इन मिनट वो बाकी सारी एक्स्ट्रा ऑसिलेशंस को रोक देगा, यानी उसे डैम्प कर देगा। तो इन दिस ऑब्जेक्ट रिटर्न टू इक्विलिब्रियम पोजीशन इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। इसमें ऑब्जेक्ट जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में आ जाता है, जैसे शॉक अब्जॉर्बर में। तो इसके कंपैरिजन में इट टेक्स लॉन्गर टाइम बिफोर द बॉडी कम्स टू रेस्ट। इसमें शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम लगता है, इसमें लॉन्गर टाइम लगता है। तो यहाँ पे लिखा ये होना चाहिए था इट टेक्स लॉन्गर टाइम बिफोर द बॉडी कम्स टू रेस्ट एज कंपेयर टू क्रिटिकल डैम्पिंग। ज़्यादा बेहतर ये वर्डिंग होती। आगे है एप्लीकेशंस ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। Shock absorber in the suspension system of car. This is the practical example या practical application of damped oscillation. When car moves on a bumpy or rough road, जिसकी वजह से एक्सेसिव ऑसिलेशंस होती हैं, कार के अंदर स्प्रिंग होता है जिसकी वजह से एक्सेसिव ऑसिलेशन शुरू हो जाएगी। अब शॉक अब्जॉर्बर जो होंगे वो करते हैं इन एक्सेसिव ऑसिलेशंस को डैम्प करते हैं, जिसकी वजह से राइड कंफर्टेबल होती है। डैम्प्ड ऑसिलेशन, the oscillations with decreasing amplitude in the presence of various resistive forces are called damped oscillations। यानी वो oscillations जिनमें एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है in the presence of resistive forces। The resistive forces are called damping forces। In an ideal free oscillation system, we have studied that the total mechanical energy of oscillating body remains constant. As we discussed in mass spring system, motion of a body in a circle, also in case of simple pendulum। सिंपल पेंडुलम में या मास स्प्रिंग सिस्टम में या सर्कल मोशन में बॉडी जो मूव कर रही थी, उन सब में हम कहते थे कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी को कांस्टेंट रहना चाहिए। बट इन प्रैक्टिकल लाइफ वी हैव ऑब्जर्व डेली सम डेसिपेटिंग फोर्सेस सच एज एयर रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन एटसेट्रा। यानी प्रैक्टिकल लाइफ में हम देखते हैं बहुत सारी डेसिपेटिंग यानी डैम्पिंग फोर्सेस आती हैं जो कि इनको कम करती हैं, टोटल एनर्जी को भी कम करती है और एम्पलीट्यूड को भी डिक्रीज करती हैं। द एम्पलीट्यूड ऑफ द oscillation gradually decrease with time due to these forces and finally it comes to rest. For example, a girl is swinging on a swing as shown in figure 14.14. Damping occurs and swing will oscillate with smaller and smaller amplitude and eventually stops। ये फिगर है 14.14 जो नीचे, इसमें स्विंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्टॉप ही होता जाएगा क्योंकि वहाँ पर डेसिपेटिंग फोर्सेस यानी डैम्प्ड फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। ग्राफिकली द डैम्प्ड ऑसिलेशन ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी इज शोन इन फिगर 14.15। ये वही डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है जो मैंने लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था। Similarly, the amplitude of the oscillating simple pendulum decreases gradually with time till it becomes zero, and touching an oscillating tuning fork with our finger are examples of damped oscillations।
Application of damped oscillation. Shock absorbers used in the suspension system of car shown in figure. अब ये फिगर में जो दिखाया हुआ है इसमें सस्पेंशन सिस्टम ऑफ व्हीकल दिखाया है जिसमें शॉक अब्जॉर्बर लगे हैं. Are one practical application of damped oscillation. Damping system is required to ensure a comfortable ride for passengers when the car is moving on a bumpy, rough road by producing excessive oscillations by damping using shock absorbers in such vehicle. यानी डैम्पिंग सिस्टम की वजह से राइड्स कंफर्टेबल होती हैं फॉर पैसेंजर्स, क्योंकि जब कार मूव हो रही होती है बम्पी या रफ रोड पे तो उसकी वजह से एक्सेसिव ऑसिलेशंस होती हैं. तो ऐसे में डैम्पिंग को यूज़ करते हुए शॉक अब्जॉर्बर्स उन ऑसिलेशंस को रिमूव कर देते हैं. आप प्रीवियस पेज पर ये जो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में डैम्पिंग की टाइप्स लिखी हैं उन्हें देखते हैं. लाइट डैम्पिंग. इट रिड्यूसेस ग्रेजुअली the energy and amplitude of vibrating body. A swing in playground is the best example of light damping, जिसमें एनर्जी और एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली डिक्रीज करता है. दूसरी टाइप है हैवी डैम्पिंग. इट इज़ अ टाइप ऑफ डैम्पिंग विच टेक्स लॉन्गर टाइम बिफोर द बॉडी कम्स टू ए रेस्ट. फॉर एग्जाम्पल, a pendulum submerged in thick oil experience a heavy resistance from the oil. अब ऐसे में डैम्पिंग लाइट डैम्पिंग से तो जल्दी ही स्टॉप होती है, लेकिन क्रिटिकल डैम्पिंग से लॉन्गर टाइम ले रही है. क्रिटिकल डैम्पिंग. इट इज़ अ टाइप ऑफ डैम्पिंग इन विच ऑब्जेक्ट रिटर्न्स टू इक्विलिब्रियम पोजीशन इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, जैसे शॉक अब्जॉर्बर्स इन द कार. यहाँ तक था हमारा लेक्चर. अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा.